तो आप सभी को नमस्कार। स्क्रीन में क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? द बारह मिहिर सूत्र। बराह मिहिर सूत्र। तो आप देखिए, मैं एक एक सूत्र जो है बताऊंगा और उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। कोई भी प्लानेट जो अपने ही भाव को दृष्टि डालता है तो उस दृष्टि से उस प्लानेट के पावर को बढ़ा देता है और उस भाव को मजबूत करता है। ये है सूत्र नंबर 1, है ना? क्या मतलब है इसका? एनीबॉडी हु कैन से? गुरु पूर्णिमा है और आप लोगों को जो है ये बताना है कि अगर किसी भी भाव, भाव का मतलब हो गया हाउस, किसी भी हाउस पे उसका स्वामी का अगर दृष्टि पड़ जाता है तो उस दृष्टि के वजह से आप जो है बड़े आराम से समझ सकते हैं कि आपका उस भाव का जो है पावर बढ़ जाएगा, उस हाउस का रिजल्ट एनहेंस होगा। ठीक है? तो कोई आपके चार्ट है किसी का जिसमें किसी पर्टिकुलर भाव में जो है उस प्लानेट का खुद का दृष्टि जा रहा है, जैसे मंगल का हाउस कौन कौन सा है कालपुरुष कुंडली में? स्टोरेज। फर्स्ट रीड। स्टोरी। तो कहाँ पे मंगल रहेगा तो अपने भाव को देखेगा, कौन से साइन में रहेगा तो मंगल जो है अपने भाव को देखेगा? सेकंड हाउस में एक तो द 10th हाउस में। 10th हाउस में और 5th हाउस में। ऐसा कौन सा साइन है जिसपे वो रहेगा तो दिखाएगा जो है कि हाँ जी उस भाव को मजबूत करेगा? साइन पूछ रहा हूं मैं, द लियो एंड कैप्रिकॉर्न। है ना? तो आप बिल्कुल। देखो, आप जब इसको आप ये करोगे तो हम पहले सोच लेते हैं कि किसी का वृषभ लगन का कुंडली है ना? किसी का वृषभ लगन का कुंडली है और हम जो है उसी लगन कुंडली में कोशिश करेंगे समझने के लिए कि मंगल कैसे अपने भाव को दिखेगा, कहाँ पे होगा। तो वृषभ लगन के कुंडली में मंगल जो है 12 नंबर घर का स्वामी बनेगा, इजंट इट? 12 और 7। हाँ, तो एक एक नंबर जो है उसका साइन है एरीज साइन और वृषभ नंबर का कुंडली है, तो 12 नंबर भाव को जो है देगा। तो अगर मंगल मानिए किसी का अष्टम भाव में है तो उसका दृष्टि कहाँ कहाँ पे पड़ेगा? अष्टम भाव में है तो कहाँ पड़ेगा दृष्टि उसका? 11th हाउस, सेकंड हाउस। 11th हाउस में पड़ेगा, है ना? तो हम यहाँ पे देखें कि मंगल जो है अपने भाव पे दृष्टि करेगा तो उस भाव को बढ़ाएगा, उस भाव का यानी उस हाउस का एनर्जी बढ़ेगा। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर मंगल 8th के हाउस में नहीं रह के 9th में रहता तो मंगल का 4th एस्पेक्ट जो है अपने ही साइन पे पड़ेगा, है ना? 9, 10, 11 एंड 12, है ना? 9th हाउस में रहता तो 12th को देखेगा। और हमने कहा कि वृषभ राशि है और वृषभ राशि में उसका जो एक हाउस है वो एरीज साइन जो है 12th हाउस में आएगा। तो 9th कौन सा साइन होगा वृषभ राशि में? कैप्रिकॉर्न सर। 9 साइन जो है उसका वो कैप्रिकॉर्न होगा, है ना? तो कैप्रिकॉर्न से आप काउंट कर लो। इसका मतलब ये है कि कहीं पे भी अगर मंगल है, हम अगर पर्टिकुलर साइन से उसको प्लेस कर देंगे तो उसका दृष्टि हमेशा अपने ही भाव पे जाएगा जिस भाव का वो स्वामी है। तो इसीलिए फिक्स साइंस है। तो आप मुझे बताओ कौन कौन से साइन में अगर मंगल रहेगा तो अपने भाव को देखेगा? एक बार जो है अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके सोच के मुझे बताओ कि हाँ जी सर ये साइन है जहां पे मंगल कभी भी रहेगा
तो उसका दृष्टि जैसे भी हो संबंध बनेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। उस साइन में मंगल रहेगा तो उसके हाउस पे उसका दृष्टि पड़ेगा ही पड़ेगा। 6, 7 4, 6, 10. and 10 6, 7 एंड 10। तो आप and जो कह रहे हो साइन वाइज मैं पूछ रहा हूं, क्या भर्गो साइन में मंगल रहेगा तो उसका दृष्टि अपना कोई भाव के ऊपर पड़ेगा? पड़ेगा। Yes, sir. कौन कौन से भाव के ऊपर पड़ेगा? अगर सिक्स्थ में मंगल है, सिक्स्थ वाला साइन में भर्गो में है तो सर वो पड़ेगा, एक तो 9th में 11 में पड़ेगा सर। और एक 12th में और एक सर 1st में। तो आप देखो यहाँ पे जैसे ही आप उसको यूज करोगे, है ना, तो हम यहाँ पे एक जो है फाइल ले लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसी चीज को समझने के लिए हम कैसे यूज करेंगे चार्ट को, है ना। और उसके बाद आसानी से इन सवाल का जवाब देंगे और एक एक के बाद हम जो है देखेंगे। तो पहला कंडीशंस है कि मैं जो है मंगल को पहले उसके हाउस के हिसाब से कालपुरुष कुंडली में प्लेस कर देता हूँ और उसके हाथ को रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे नंबर कुछ नहीं लिख रहा हूँ मैं मंगल का जो है पोजिशन बता रहा हूँ कालपुरुष कुंडली से, ठीक है, ताकि आप लोगों को बड़ा आसान होगा और ये सूत्र बहुत काम में आएगा। तो आप देखिए पहले अगर ये कालपुरुष कुंडली है तो मंगल जो है इस भाव का स्वामी है 1 नंबर, और जो है ये 8 नंबर का स्वामी है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को, है ना। यस सर। 1 and 8 कालपुरुष कुंडली है, एरीज वाला साइन है। तो मैं क्या करूंगा, मार्स को यहां बिठा दिया, मार्स। अब आप देखो मंगल का दृष्टि कहां पे जा रहा है? फर्स्ट हाउस। अपने भाव पे जा रहा है, यस सर। बाकी जगह पे जा रहा है, लेकिन इसको हमें देखना नहीं है। इस फॉर्मूले में हमें क्या देखना है, उसके भाव के ऊपर दृष्टि होना चाहिए, है ना। तो सिर्फ यही भाव है जिसके ऊपर उसका दृष्टि जा रहा है। अगर मंगल का पोजीशन यहाँ पे होगा, अपने भाव पे उसका दृष्टि जाएगा, तो ये भाव जो है बढ़ जाएगा, तो इसका पर्सनालिटी कैसा होगा? बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगा, हाँ या नहीं? यस सर। क्योंकि पर्सनालिटी के भाव में ही मंगल का दृष्टि जा रहा है और मंगल उस भाव का स्वामी है। तो भावाधिपति जो उस भाव का स्वामी है, उनका दृष्टि अगर वहां पे जाता है तो डेफिनेटली वो हाउस इंप्रूव होता है। तो ये एक कंडीशन है, मंगल यहाँ पे रहेगा तब भी दृष्टि जाएगा। अब मंगल किसी का यहाँ पे है तब भी दृष्टि जाएगा या नहीं? यस सर। क्योंकि अब 7 दृष्टि जा रहा है, और मंगल अगर यहाँ पे होगा तब भी जो है मंगल का दृष्टि जाएगा, है ना। यस सर। तो ये 8th दृष्टि है, 7th दृष्टि है और ये 4th दृष्टि है। 7 सभी का दृष्टि होता है, 7th वाला सभी का दृष्टि होता है। तो आप समझो किसी ने क्या किया कि सर मंगल ना यहाँ पे प्लेस कर देते हैं हम, जो है आई एम गोइंग टू प्लेस मंगल इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन, मंगल यहाँ पे रख देते हैं। अब बताओ क्या होगा? इस रूल के हिसाब से यहाँ पे अगर मंगल है तो आप कहाँ पे दृष्टि पड़ रहा है? इस भाव 8th पे। हाउस। जी। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर मंगल यहाँ पे है और इधर दृष्टि दे रहा है तो ये इंसान अच्छा ज्योतिषी भी बन सकता है, अच्छा सर्जन भी बन सकता है। बात समझ रहे हैं? वो अच्छा सिक्रेसी वाला जॉब भी कर सकता है। सिक्रेसी का मतलब आप मान के चलो सीबीआई में है, रॉ में है, इसी तरीके का। तो आप अभी ये जो कहना है मेरा उसका अर्थ समझ गए हो, है ना। काल पुरुष कुंडली में ये कंडीशंस बन रहा है, तो हमने ये बता दिया। अब हम क्या करेंगे, इसी चीज को समझने के लिए जुपिटर का एग्जांपल लेंगे, लेकिन अब मैं लगन बदल दूंगा, ठीक है। तो मैं लिब्रा लगन कर देता हूं से वी आर टॉकिंग अबाउट लिब्रा लगना। तो लिब्रा लगना होगा तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 7 नंबर। यस सर। तो पहले जुपिटर बताओ कौन से हाउस का स्वामी होगा, उसको टिक करेंगे हम, है ना। तो जुपिटर जो है स्वामी बनेगा 9 नंबर का, है ना। 10, 11, 12 इन दो हाउसेस का स्वामी बनेगा।
हाँ या नहीं? यस सर। तो अब सूत्र यह कह रहा है कि जो भी प्लैनेट अपने ही भाव को दृष्टि डालता है तो उस भाव में वृद्धि होता है, यानी उस हाउस से रिलेटेड वृद्धि होगा। तो अभी मैं जुपिटर को प्लेस करके देखता हूं, इधर से 3 2 5, यहां जुपिटर को प्लेस कर दिया। अब देखो जुपिटर का दृष्टि कहां पे जा रहा है? इस भाव में, यस सर। तृतीय भाव में। तो तृतीय भाव का वृद्धि करेगा जुपिटर अपने दृष्टि से। तो तृतीय भाव में क्या होता है? ये भाई बहन का भाव है, अपने रिटेन कम्युनिकेशन का भाव है, पड़ोसियों का भाव है, जो छोटे यात्रा हम करते हैं उसका भाव है। उसके पराक्रम। बाद आपका रिटेन कम्युनिकेशन भी हो गया, जो पराक्रम का भी भाव है। तो ऐसे इंसान जो जुपिटर का दृष्टि यहाँ पे 5 नंबर में पड़ा है, तो कौन सा पराक्रम दिखाएगा? जुपिटर का नेचर वाला पराक्रम, यानी उसका नॉलेज अच्छा होगा, उसका रिटेन कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बढ़िया होगा, उसके भाई बहन के साथ रिलेशन अच्छा होगा, उसके भाई बहन बहुत तरक्की करेंगे। आप समझ रहे हो जो कह रहा हूं मैं? यस सर। क्योंकि जुपिटर का दृष्टि जो है अपने भाव पे पड़ रहा है। ऐसे ही ये अगर 5th हाउस है तो ये 7th हाउस है और ये 9th हाउस है, लेकिन इसका ये वाला भाव रह गया यहाँ पे, इसका दृष्टि सिर्फ यहाँ पे रहने से इधर जा रहा है। अभी मानो जुपिटर यहाँ पे है, यानी स्कॉर्पियो के साइन में है, तो देखो उसका भाव कहाँ पे पड़ रहा है दृष्टि? ये वाले हाउस में पड़ रहा है, 6th हाउस में। अब बताओ क्या करेगा? अब इसका मतलब ये हुआ कि वो इंसान इस हाउस से रिलेटेड कोई भी काम करेगा तो उसको लाभ होगा, क्योंकि जुपिटर का दृष्टि पड़ रहा है। तो लोन लेके मकान खरीदता है या उसमें बिजनेस करता है तो उसका लाभ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। इधर से उसका दृष्टि संबंध बन रहा है अपने ही भाव पे। तो आपको एक बार भाव पे भी ध्यान देना, ये 12th साइन वाला भाव है ना? तो ये भाव बढ़ने का मतलब क्या हुआ? इधर जो है 6th हाउस से रिलेटेड कोई बीमारी है तो लॉन्ग टर्म में वो बीमारी भी उसका ठीक हो जाएगा, हेल्थ अच्छा रहेगा। इधर कंपटीशन का भाव है, तो अगर वो एजुकेशन के फील्ड में है तो कंपटीशन में जीतने का चांसेस रहेगा। उसके बाद उसके जो भी एडवाइस होगा उससे कईयों का एनिमिटी वो खत्म कर सकता है। अगर वो जज बनेगा तब भी जो है उसका जो नॉलेज होगा लॉ वाला, उससे वो काफी रिनाउंड बनेगा। पितरों का सेवा करेगा, क्योंकि ये आपका पूर्व पुण्य का भाव है। तो आप जो है इधर से देखो, ये आपका पास्ट लाइफ है 9th हाउस वाला, और यहाँ से आप काउंट कर लो तो 3 3 6 10 हो गया। तो पास्ट लाइफ का कर्मा उसके ऊपर जुपिटर का दृष्टि है। इसका मतलब है पास्ट लाइफ में कोई अच्छा काम किए हो तो आप इस लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 6th हाउस स्ट्रगल का भी है, रोग ऋण शत्रु सारे चीजों का है। तो जुपिटर का दृष्टि पड़ने से अपने ही भाव के ऊपर ये वाला भाव बली होगा, यानी आप शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान नहीं होगे। आप एडवाइस करोगे तो लोगों को फायदा होगा। आप कोई लोन वगैरह लेते हो तो उसको छुटा भी पाओगे, उसको लेके आप जहां पे भी इन्वेस्ट करोगे वो ग्रो करेगा। ओवरऑल 6th हाउस से रिलेटेड आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। आई होप मैं जो समझाना चाहता हूँ आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा, है ना? या डाउट है किसी को? बस एक चीज पूछनी थी आज ही पूछिए। सर, ये अपने हाउस को देख रहा तो अगर सर ये इसके अपने हाउस ना होते तो मतलब बिल्कुल लाभ ना मिलता या कुछ लाभ मिलता? अब ये जो सवाल है ना, इसको हम बाद के लिए रखेंगे, ठीक है? ये ठीक है। सारे सवाल हम बाद में लेंगे। पहला तो जो रूल है वो क्या कह रहा है उसको मैं समझाता जाऊंगा, फिर डिस्कस करेंगे, है ना? रूल मैंने समझाया। रूल मैंने कहा कि कोई भी प्लानेट जब अपने ही हाउस को, साइन को, भाव को, यानी जिसका वो मालिक है उसी हाउस को, उसी साइन को हम देखेंगे तो हमें ये पता है। जैसे मरकरी है, अब यहाँ पे हम लोग जो है 4 नंबर साइन ले लेते हैं, तो बताओ मरकरी कौन से भाव का स्वामी है? मरकरी इसका स्वामी है 3, और इसका स्वामी है ना? यस अब मरकरी का एक ही दृष्टि होता है, हाँ या नहीं? तो इसका सर। मतलब मरकरी अगर यहाँ पे है ना, तब भी उसका भाव के ऊपर दृष्टि रहेगा, और मरकरी अगर यहाँ पे है तब भी भाव के ऊपर दृष्टि रहेगा, इजंट इट? तो यहाँ पे यस देखो सर। ये मरकरी नीच का होगा, है ना? ये जो मरकरी है ये नीच का है, यानी 12th वाला साइन है, 6 से 6 ऑपोजिट 12। लेकिन इसका दृष्टि जो है उच्च का दृष्टि है, अपने ही हाउस पे है। तो अल्टीमेटली अच्छा कौन सा भाव होगा? 3rd हाउस। अगर उस जातक का कोई बहन है, छोटा भाई है, उनका तरक्की लिखा है यहाँ पे, इस तरीके का कंडीशंस।
लेकिन जातक खुद स्ट्रगल कर सकता है, क्योंकि वो 9th हाउस में है, उसका भाग्य बहुत ज्यादा साथ नहीं देगा, वो नीच का है। लेकिन उसके दृष्टि का बात हो रहा है यहाँ पे, वो अपने ही साइन को जब देखेगा तो उस हाउस का जैसे भी हो स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अब यहाँ पे मरकरी है, तो आप देखो ये 12th हाउस है। 12th हाउस का जो मरकरी होता है वो नीच का होता है, तो यहाँ से वो अपने हाउस वाइज नीचतम स्थान को देख रहा है। लेकिन मरकरी यहां से होने से इसका जो है स्थान बल बढ़ जाएगा, 6th हाउस से उसका स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होगा, जबकि साइन वाइज उतना अच्छा strength नहीं है उसका। लेकिन यहां से ये दृष्टि दे रहा है तो 12th में बढ़ोतरी होगा। इसका मतलब है वो इंसान कोई लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करता है तो उसको इन्वेस्टमेंट में बेनिफिट मिलेगा। अगर वो कोई फॉरेन कंट्री में जाके रह जाता है, उधर इंप्रूव होगा। अगर वो कोई चैरिटी का काम करता है, इंप्रूव होगा। उसके भाई बहन का ये साइन है 3 नंबर वाला, तो अल्टीमेटली इन तमाम चीजों का बेनिफिट मिलेगा बिकॉज ऑफ द रूल कि प्लानेट जो है अपने ही हाउस को, अपने ही भाव को, अपने ही साइन को देख रहा है। ठीक है, ये पहला रूल है, इसको आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। और हम ऐसे धीरे 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 बाकी सारे सूत्र को पहले डिस्कस करेंगे और वो यूज करेंगे, फिर आप अपने चार्ट में देखना ये जो है फुलफिल हो रहा है नहीं। तो पहला सूत्र हमारा हो गया। दूसरा सूत्र है कि आपका जो भी विनस है अगर वक्री हो जाता है और 7th हाउस में रहेगा, है ना, 7th हाउस में विनस रहेगा, तो क्या कंडीशंस है? ये विनस यहाँ पे रह गया किसी भी साइन में हो और ये बकरी ऐसे स्टार लगा हुआ है, तो यूजुअली ऐसे लोगों का डबल मैरिज का या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का कंडीशंस होता है। 90% कुंडली में आपको ऐसे कंडीशंस मिल जाएगा। अब कोई कहेगा साहब क्या ये एग्जैक्टली सही होगा? तो उसके लिए बहुत सारे है कि ये जो नेगेटिव प्रेडिक्शन है वो कब खत्म होगा। जैसे मानो यहाँ पे जुपिटर आ गया, जुपिटर का वीनस के ऊपर दृष्टि हो गया, जुपिटर यहाँ पे आ गया, वीनस के ऊपर दृष्टि हो गया, यहाँ तक कि शनि का भी दृष्टि यहाँ पे हो गया, शनि यहाँ पे है। तो फिर अल्टीमेटली शनि कंट्रोल प्रोवाइड करेगा, जुपिटर ज्ञान धर्म प्रोवाइड करेगा, तो ये टेंडेंसी होगा जो खत्म भी हो सकता है। लेकिन फिर भी स्टार होके विनस 7th में रहेगा तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत मैरिटल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के लिए एक तरह से वीकनेस रहेगा ही रहेगा। रूल नंबर 2, ठीक है। ऐसे ही कई लोगों का राहु जो है 10th हाउस में होता है, राहु 10th हाउस। तो राहु 10th हाउस में कहते हैं इंसान अच्छा पॉलिटिशियन बनता है, लेकिन 10th हाउस का राहु जो है उसके वर्क प्लेस में डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इधर किसी का भी राहु है तो अल्टीमेटली उसका बॉस के साथ अनबन होता ही होता है। यूजुअली अपने वाणी से वो अपने लिए ही नुकसान क्रिएट करता है और उसके वर्क प्लेस में हमेशा उसके ऊपर एक तलवार लटकता रहता है। उसको डाउट लगता है कहीं मुझे ये जॉब छोड़ना ना पड़े, मेरा जॉब पता नहीं यहाँ पे स्टेबल है या नहीं है। तो ये राहु 10th का ये निशानी है। कभी भी राहु 10th में किसी भी साइन में रहे, जॉब को लेके डाउट, जॉब छोड़ने का टेंडेंसी और अपने बॉस के साथ किसी भी तरीके का बहसबाजी होने का या वर्कप्लेस में टेंशन होने का जो है कंडीशंस जैसे भी हो रहता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा सूत्र। सारे कहीं कहीं पे नोट डाउन करो और आप जैसे देखोगे तो वीडियो में रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं और आप उसको यूज करके दोबारा दोबारा ये सारी चीजों को देख सकते हो। हमने नीच भंग राज्यों के बारे में पढ़ा था, है ना। लेकिन नीच भंग राज्यों के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, दो अच्छे प्लैनेट्स या बुरे प्लैनेट्स उनका युति को देखते हैं। तो आप देखना कि अगर मानिए कोई एक पापी प्लैनेट है, पाप ग्रह कौन कौन से होते हैं, है ना। तो जैसे मानो ये शनि है, शनि एक पाप ग्रह है, ये मंगल है, ये भी एक पाप ग्रह है, राहु केतु को भी पाप ग्रह कहते हैं, राहु और केतु, है ना। तो हम क्या करेंगे, ऐसा एक कंडीशंस देखेंगे कि किसी का पाप ग्रह कहीं पे बैठा हुआ है, वो अपने हिसाब से
जीवन में प्रॉब्लम लाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके साथ एक क्या करेगा, शुभ ग्रह जो है उसके साथ मिल जाएगा, पाप ग्रह के साथ शुभ ग्रह मिल जाएगा। तो आप बताओ शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? मानो शनि के साथ जुपिटर। जुपिटर मिल गया, या मंगल के साथ मरकरी मिल गया, वो दुश्मन है दोस्त है वो बाद में देखेंगे, लेकिन ये शुभ ग्रह है मरकरी। मानो राहु के साथ मून मिल गया, वो दशा चाहे जैसा भी हो, अगर ये मानो स्ट्रांग मून है, और अच्छा मून का मतलब है सेकेंड हाउस का मून है, जो सेकेंड वाला साइन है, हाँ टॉरस का मून है या कैंसर का मून है, तो आप देखो ऐसे परिस्थिति में यूजुअली लोग जो है काफी सारे नेगेटिव प्रिडिक्शन करते हैं कि शनि और जुपिटर साथ में है, लेकिन यहाँ पे अगर नीच अवस्था में है, ये प्लैनेट्स नीच अवस्था में है, तो जब भी उनके साथ वो शुभ ग्रह बैठ जाएगा तो अल्टीमेटली नीच भंग होने का स्थिति बन सकता है। अब नीच भंग के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ये फॉर्मूला उससे अलग है ना। नीच भंग का किसी को अगर कोई एक दो सूत्र आइडिया है तो मुझे बताओ कैसे नीच भंग होता है। हाँ जी, एनीबॉडी यू कैन से, कैसे नीच भंग होता है, एक फॉर्मूला कोई बता दे। नीच भंग होने के लिए पहले प्लानेट कौन सी अवस्था में रहना चाहिए? नीच अवस्था में रहना चाहिए, है ना। नीच अवस्था में रहना चाहिए। मानो ये 1 नंबर साइन है, सूर्य यहाँ पे है, तो सूर्य क्या हो गया? नीच का हो गया। सूर्य जो है लिब्रा साइन में हमेशा नीच का होता है, 7th हाउस। तो मानो हम सूर्य को एक क्रूर ग्रह मानते हैं या पाप ग्रह भी मानते हैं, और नीच ग्रह हो गया यहाँ पे। तो आप बताओ, इधर जो है एक शुभ ग्रह आके बैठ गया। हम ये जानते थे कि शनि अगर यहाँ बैठ जाए तो सूर्य का नीच भंग होगा। क्यों कह रहे थे? क्योंकि शनि इस साइन में जो है एक्जल्टेड होता है, तो एग्जल्टेड प्लैनेट बैठ गया। लेकिन जो फॉर्मूला हमने बात किया उसमें क्या होगा, एक शुभ ग्रह का बैठना जरूरी है यहाँ पे। तो शुभ ग्रह कौन सा है? सूर्य के साथ मानो यहाँ पे जुपिटर बैठ गया, या मरकरी बैठ गया, या वीनस बैठ गया, तो ये शुभ ग्रह हैं। तो अब ये नीच भंग हो जाएगा। तो आपको इसको यूज करना है अपना प्रेडिक्शंस में, देखना है, ये सारे नेगेटिविटी से आप लोगों को बचाएगा। यूजुअली जो एक लाइन का एस्ट्रोलॉजी करते हैं ना, उनके लिए समझना जरूरी है कि जो भी प्लैनेट नीच का है उसमें एक शुभ प्लैनेट बैठने का मतलब उस हाउस का स्ट्रेंथ बढ़ना। तो शुभता का भी मैं एग्जांपल बाद में दूंगा कि प्लैनेट एक कैसे उसको शुभ कहा जाएगा। ये जो जुपिटर मरकरी वीनस कह रहा हूँ, ये नैसर्गिक शुभता है, यानी ये प्लैनेट नेचुरल बेनिफिक्स है, शुभ प्लैनेट है। लेकिन हाउस वाइज भी शुभ प्लैनेट हो सकते हैं। जैसे यहाँ सूर्य है और ये अगर 7th साइन है, तो इधर शनि भी जो है एक शुभ प्लैनेट है। बात समझ रहे हो? शनि भी शुभ प्लैनेट है। शनि शुभ प्लैनेट होने का मतलब क्या हुआ? शनि जो है 8 9 10 ये 2 हाउस का मालिक है ना। तो अल्टीमेटली कर्म का कारक है, लाभ का कारक है, और अपने एक्जल्टेशन साइन में बैठा हुआ है। अगर मानिए ऐसा कंडीशंस होता कि ये 7 नंबर होता, और शनि जो है फिर से हम देखते, एक हाउस पीछे कर देते हम शनि को, और हम चेक करते हैं ना, तो आपको ये पता चलेगा कि जो है, अभी आपको स्क्रीन में क्या दिखाई दे रहा है? हेलो, चार्ट दिख रहा है? जी सर, हाँ चार्ट जी। दिख रहा है। चार्ट दिख रहा है ना। मैं अभी क्या करूंगा, सूर्य का पोजीशन को शिफ्ट कर देता हूँ, मैं उसको शिफ्ट कर देता हूँ, और मैं बताता हूँ कि सूर्य यहाँ पे है, नीच का है लेकिन सूर्य इस पोजीशन में है। ये 7 नंबर साइन हो गया, क्या मतलब ये आपका 2 नंबर लगन हो गया, वृषभ लगन, है ना। अब वृषभ लगन हो गया, और हम इसको स्टडी कर रहे हैं कि हाँ ये किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देखो यहाँ पे, अगर मैं शनि को इधर ले आता हूँ, शनि को यहाँ पे ले आता हूँ सेम साइन में, अब ये एग्जल्टेड है, लेकिन आप मार करो शनि जो है 8 9 10, है ना, 7 8 9 10 11, ये 2 अच्छे भाव का स्वामी बन गया शनि। एक तो भाग्य भाव का स्वामी बन गया, और एक कर्म भाव का, तो योग कारक बन गया शनि, और शनि अभी सूर्य के साथ है, तो ये वाला शनि भी शुभ है। बात समझ रहे हो? ये वाला शनि भी शुभ है, नैसर्गिक युद्ध उनके बीच होगा,
शनि और सूर्य के बीच प्रॉब्लम हमेशा से चला आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस रूल के हिसाब से सूर्य का शक्ति को बढ़ाने में, नीच करने में शनि का रोल होगा। लेकिन यहाँ पे शनि की जगह अगर जुपिटर, मरकरी या वीनस हो जाएं तो अल्टीमेटली वो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, उनके भी हाउस से आप देख सकते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना होगा, अगर वो प्लैनेट शुभ है और नीच ग्रह के साथ बैठ गया तो डेफिनेटली इसका फल जो है, जैसे हम पहले नीच भंग के लिए बात करते थे, ये सूत्र भी नीच भंग की तरह काम करेगा। 80% काम करेगा नीच भंग के मुकाबले। और आप उसको कह सकते हो कि ये मोर देन एनफ है, कि इस कंडीशन में भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, है ना। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, पाप ग्रह के ऊपर शुभ ग्रह का दृष्टि, फॉर्मूला नंबर 5, पाप ग्रह के ऊपर शुभ ग्रह का दृष्टि। तो इसको भी समझना आसान है। अब पाप ग्रह मंगल है ना। तो अगर जुपिटर यहाँ पे रह गया, एक तो ये उसका फ्रेंड भी है, और इसके ऊपर क्या हो गया, इसका 5th दृष्टि आ गया, है ना। या जुपिटर यहाँ पे है, तो जुपिटर देखो ये नीच का मंगल है, 4th हाउस का मंगल है, लेकिन जुपिटर का दृष्टि है यहाँ पे। या जुपिटर यहाँ पे है, तभी भी जुपिटर का दृष्टि है यहाँ पे। ऐसे तमाम केसेस में क्या होगा, एक पाप ग्रह के ऊपर एक शुभ ग्रह का दृष्टि हो गया, जिससे इस ग्रह का क्या होगा, पाप प्रभाव कम हो जाएगा। अगर मानिए खाली मंगल 4th में होता तो ऐसे इंसान घर में झगड़ा करेगा, घर में कलेश करेगा, प्रॉपर्टी वगैरह बेचने का कोशिश करेगा, अपने माँ के ऊपर किसी तरीके का मिसबिहेवियर करना, दुख देना, वो सारा काम करेगा। अगर मंगल जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ का है, लेकिन नेगेटिव स्ट्रेंथ से भरा हुआ है। लेकिन अगर उसके ऊपर जुपिटर का दृष्टि आ जाता है एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसका पाप प्रभाव कम हो जाएगा। कम होने का मतलब है 4th हाउस से रिलेटेड जो भी नुकसान मंगल से हो रहा था, अब वो कम हो जाएगा। ये दोनों रूल जो है एक तरीके से जो है बहुत ही क्लोज हैं, और उनको समझना जरूरी है। हम चार्ट में भी देखेंगे, मैं अभी चार्ट शेयर करूंगा और ये सारे बात करूंगा। तो पहले तो आप ये रूल्स को याद करने का कोशिश करिए। अभी एक रूल ये है कि 5th हाउस में अगर राहु आके बैठ जाएगा तो ऐसे लोगों को संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम होता है। इसमें कुछ समझने का बात नहीं है। राहु जो है कटा हुआ शरीर का मस्तक वाला हिस्सा है। मिसकैरेज का इशू होता है क्योंकि राहु और केतु एक दूसरे के ऊपर ऑपरेट करते हैं। तो आप देखो, संतान लाभ के लिए कौन कौन से हाउस एक्टिव होना चाहिए, 5th हाउस, 11th हाउस और 2nd हाउस। कोई बताएगा क्यों? सर सेकंड हाउस फैमिली है, 5th हाउस फर्स्ट चाइल्ड है, और 11th हाउस लाभ स्थान है एडिशन टू द फैमिली। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब यहाँ पे राहु केतु रह गए, तो ये क्या करेंगे, राहु और केतु मिसकैरेज का इशू कराते हैं, डिले कराते हैं, और संतान प्राप्ति में किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। अगर इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं हुआ तो संतान का जो एक्चुअल में पढ़ाई लिखाई है, इसको जो है कम उम्र में कोई बीमारी हो जाना, या ये वेवाड़ बन जाना, बात नहीं मानना, ये चीजें भी हो सकता है। लेकिन पहला तो है कि जो है चाइल्ड बर्थ में डिले होना, या चाइल्ड बर्थ के टाइम में किसी तरीके का कॉम्प्लिकेसी होना, ये तमाम चीजें जो है 5th का राहु प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही अगर मानिए आपका चंद्रमा इस हाउस में है, 4th हाउस में, इसका मतलब है आप बहुत ज्यादा खुशी पाने के लिए एक्चुअल में ना गॉड गिफ्टेड हो। यू विल बी वेरी हैप्पी, कंटेंट, स्ट्रॉन्ग चंद्रमा होना चाहिए। तो आप देखो, अगर यहाँ पे 8 नंबर साइन है तो ये स्ट्रॉन्ग होगा वीक होगा? हाँ जी, 8 नंबर साइन में अगर चंद्रमा है 4th हाउस वीक में, वीक सर वीक होगा। वीक होगा सर। वीक होगा। ठीक है, तो ऐसे में ये फॉर्मूला आप यूज मत करना। यहाँ पे लेकिन 2 नंबर लिखा हुआ है, अब ये स्ट्रॉन्ग होगा वीक होगा? स्ट्रांग होगा सर। तो होगा। बहुत ही स्ट्रांग हुआ है ना। तो इस तरीके का चंद्रमा किसी का 4th हाउस में बैठा हुआ है तो दुनिया का जितना भी खुशियां हैं उसको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 4th हाउस में एक्चुअल में दुनिया का सबसे ज्यादा खुशियां हैं।
फोर्थ हाउस से क्या होगा, जन्म स्थान में आपका बहुत अच्छा परिचय होता है। उसके बाद आपका प्राइमरी लाइफ, चाइल्ड वाला लाइफ बहुत खुशियों से बीतेगा। आप माँ बाप के आंखों का तारा बनोगे, खास करके अपने माँ के। आपके पास लैंडेड प्रॉपर्टी बहुत होगा। आपके पास जो है व्हीकल वगैरह बड़ा अच्छा होगा। तो इसीलिए फोर्थ हाउस में अगर चंद्रमा आपको स्ट्रांग मिल गया तो आपके लाइफ में बहुत सारे अच्छाई अपने आप होगा, गॉड गिफ्टेड तरीके से। ये फॉर्मूला को याद रखना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अभी मैं पूछूंगा तो आप बताओगे कितना ज्यादा फॉर्मूला जो है आप लोगों ने याद रखे हो। ठीक है। अगर मानिए यहाँ पे जो सेवेंथ हाउस का हम देख रहे थे वीनस, वो रेट्रो नहीं है लेकिन सेवेंथ हाउस में वीनस है, तो ये एक शुभ ग्रह है और सेवेंथ हाउस में है मैरिज के स्थान पे, तो आपको स्पाउस कैसा मिलेगा? गुड लुकिंग स्पाउस और अच्छा स्पाउस। लेकिन ये रूल जो है यूजुअली वेरी गुड फॉर वुमेन होता है ना। लेडीज के लिए बहुत ही अच्छा रूल है कि अगर उनका सेवेंथ में वीनस रह गया देन दिस इज एक्चुअली ए वेरी बिग ब्लेसिंग फॉर द लेडीज, है ना, वीनस। लेकिन यहाँ पे ये लग गया तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला भी बताया था, है ना, ये डेंजरस है। तो इसीलिए जो retro life आएंगे, उनको हमेशा विचार करने के टाइम में बहुत ज्यादा बुद्धि लगाना है ना। लेकिन वीनस अगर सेवेंथ में है और एक लेडीज के चार्ट में है तो अल्टीमेटली दिस इज ए वेरी ऑस्पिशियस कॉम्बिनेशन फॉर द लेडी। बहुत ही बढ़िया, है ना। तो आप देखिए किसी का भी अगर नाइन्थ हाउस में कोई पाप ग्रह रह जाता है, तो पाप ग्रह जो मैं बार बार बोल रहा हूं उसको आपको समझना होगा, है ना। मार्स, सैटर्न, सन। राहु, केतु, सन को थोड़ा सा ना कम पापी समझ जाओ, इसको जो है पाप ग्रह नहीं बोलते, क्रूएल प्लैनेट कहते हैं ना, क्रूएल, है ना। तो ये 5 नंबर में आ जाएगा, सन भी 5 नंबर में आ जाएगा। तो ये जो प्लैनेट्स हैं ये 5, है ना, इनमें से मानो कोई नाइन्थ हाउस में आके रह गया, नाइन्थ हाउस में क्या होगा, जब भी नाइन्थ हाउस में कोई पाप ग्रह रहेगा तो अल्टीमेटली वो जो है भाग्य में किसी ना किसी तरीके का रुकावट, प्रॉब्लम्स देता ही देता है। किसी का राहु आके नाइन्थ हाउस में है तो अल्टीमेटली पढ़ाई लिखाई में कहीं पे ब्रेक हो जाना, कोई पूजा पाठ में उसका मन नहीं होना, किसी का बात नहीं मानना, गुरु चांडाल का आंशिक योग बनना, यानी अपने से बड़े लोगों को उत्तर देना, बहसबाजी करना, उनका मजाक उड़ाना, ये सारे टेंडेंसी रहेगा। तो जिसके भी चार्ट में ये नाइन्थ हाउस में कोई पाप ग्रह रहता है उसका ये सारा प्रॉब्लम होगा, वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाएगा, है ना, साधना करने में, धर्म आचरण करने में, भाग्य का जो साथ पाने में कुछ ना कुछ नुकसान होता ही होता है। लेकिन जैसे जैसे आप इन चीजों के ऊपर काम करते जाते हो तो ये भी धीरे 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 अच्छा फल देता है। मेरा मंगल यहाँ पे है, तो अभी जो मेरा हाल है 4 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले ऐसा हाल मेरा नहीं था। आई हैव बिकम ए ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन। तो ये सारे चीजें जो मैंने अभी बोला है, नाइन्थ हाउस में पाप प्लानेट आ गया तो उस भाव को ही वो नुकसान पहुंचेगा। आज का सारा डिस्कशन एक्चुअली भाव के ऊपर है, भाव कब स्ट्रांग होगा, भाव कब वीक होगा। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि जब भी कोई अच्छा प्लानेट किसी भाव पे आ जाता है, दृष्टि डालता है, तो अल्टीमेटली उस भाव का जो नेगेटिविटी है उसको खत्म करता है। कोई नेगेटिव प्लानेट अगर वहां पे आ जाता है तो उस भाव का नुकसान पहुंचाता है, तो वो नुकसान कम होने वाला स्थिति। अभी सेकेंड रूल ये है, और एक रूल कि अगर किसी का सेकेंड हाउस में गुरु है, आप में से कोई किसी का भी होगा जुपिटर इन द सेकेंड हाउस, तो एक शुभ प्लानेट जो है सेकेंड हाउस में आ गया है, तो आप देखो हाउस वाइज हम बात करेंगे, उसका वाणी बहुत ही अच्छा होगा, उसका एडवाइस करने का कैपेबिलिटीज बहुत ही अच्छा होगा, और वो जो है जैसे भी हो बहुत आचरण युक्त व्यक्ति होगा। जुपिटर सेकंड में होने से उसका आचरण सही होगा, बिहेवियर सही होगा,
उसका वाणी में कोमलता होगा, और वो जो भी बोलेगा उसके वाणी से बहुतों को बेनिफिट होने का, लाभ होने का भी चांसेस रहेगा। अगर वो अच्छा गुरु है, अच्छा गुरु का मतलब कैसे हो गया कि मानो ये सेकंड साइन ऐसे बन रहा है जिसमें नंबर लिखा हुआ है 4, है ना। अब यहाँ पे गुरु आ गया तो अब देखो एग्जल्टेड गुरु बन गया, है ना, पावरफुल गुरु। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति जो है बहुत ही अच्छा आचरण वाला होगा, उसको देखना पड़ेगा। लेकिन रूल इतना कहता है, वो आचरण और कैसे अच्छा होगा, तो आपको देखना होगा गुरु कौन से हाउस का स्वामी है। जैसे मानो मैंने ये 4 बता दिया, इधर 3 है, और गुरु जो है अब इधर का स्वामी है 9 और 12, 2 जो है केंद्र का स्वामी है। तो गुरु जो है ऐसे ही खराब हो गया। जब सवाल पूछा गया था केंद्राधिपति दोष, तो प्रबल केंद्राधिपति दोष होगा, है ना, गुरु का केंद्राधिपति के हिसाब से दोष होगा, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा उस इंसान को, चाहे गुरु यहाँ पे हो। लेकिन ये इंसान आचरण में अच्छा होगा, ये इंसान माँ का हमेशा आशीर्वाद पाएगा। हमेशा का मतलब ग्रांटेड नहीं है। अपने बच्चों को लेके 5 स्टार में खिला रहे हो, माँ गांव में है और माँ वृद्धाश्रम में है, माँ को ना कोई पूछ रहा है ना दवाई दे रहा है, आपके पास पैसे का कोई कमी नहीं है। इस तरीके का गुरु एग्जल्टेड भी हो जाए, क्योंकि माँ और पिता सबसे पहला गुरु होते हैं, और जो उनको ग्रांटेड लेके उनके साथ किसी भी तरह का ऐसा आचरण करता है तो ये फॉर्मूला फेल है। बराहम भी जो फॉर्मूला दिए वो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये कर्म का भी अधिपति है गुरु। तो आपका पहला कर्म क्या है, अगर मानो इस साइन में गुरु है तो माँ के लिए कर्म, माँ को अच्छा खाना खिलाना, क्योंकि ये माता का हाउस है, नैसर्गिक हाउस, है ना। साइन, माँ का सेवा करना, माँ को कैसे खुश रखो उसका प्रयत्न करना, माँ को किसी तरीके का पढ़ाई लिखाई में मदद करना। वो कहती है बेटा मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, मैं ये सुनना चाहता हूँ, आप हेल्प कर रहे हो, तो आपका आचरण आपको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग करेगा, है ना। तो आप इस गलतफहमी में मत रहना कि साइन हो गया तो लाइफ में अपने आप सब कुछ हो जाएगा। अपने आप कभी भी नहीं होता। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति मृगा, इसका मतलब है सोया हुआ शेर, चाहे वो जंगल का राजा क्यों ना हो, उसके मुख पे अपने आप हिरन आके घुस नहीं जाएंगे कि हाँ जी सुबह का टाइम हो गया ब्रेकफास्ट कर लो। ये आपके एस्ट्रोलॉजी में भी काम करता है। फॉर्मूला आपके आचरण के साथ ही आगे बढ़ता है। आपका टेंडेंसी है, बचपन में आप बड़े अच्छे थे, बचपन में कोई भी आपके घर में भीख मांगने आता था, 2 मुठ्ठा चावल मांगता था तो आप 2 मुट्ठी की जगह उसको लेके पूरा का पूरा जो है 5 किलो का पैकेट पकड़ा देते थे, घर में जो खाने का चीजें दे देते थे। आप बचपन में बड़े अच्छे थे, सारे आपको बड़ा प्यार करते थे, लेकिन उम्र बीतता गया और आप जो है ट्रांसफॉर्म हो गए। आजकल 2 मुट्ठी चावल की बात छोड़ दो, किसी दूसरे का चावल छीन के लेने का आदत हो गया आपका, तो फिर आपका अच्छा ग्रह भी कुछ नहीं कर सकेंगे। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल रिपीटेडली। अभी एक फॉर्मूला केतु के लिए, केतु जब भी खराब स्थान का ग्रहण कर लेता है, 6, 8 और 12, ऐसे लोगों को डिफिकल्ट बीमारी होने का चांसेस होता है। 6, 8 और 12 इसका भी केतु 6 पे हो, 8 पे हो, 12, और बीमारी होने से पहले भ्रम बहुत होता है, मुझे ये भी बीमारी हुआ है, वो भी बीमारी हुआ है, वो भी बीमारी हुआ है। लॉन्ग टर्म बीमारी भी होता है, और कई बार बीमारी रिपीट भी होते हैं, है ना। जैसे मानिए 8 नंबर पे है, पाइल्स का प्रॉब्लम हो गया, तो वो प्रॉब्लम आराम से जाएगा नहीं। 6 नंबर में केतु है तो उसके मन में एक भ्रम है, जो भी बीमारी वो टीवी पे देख लेता है उसको लगता है वही बीमारी उसको भी हुआ है। 12 नंबर पे केतु है तो अल्टीमेटली मानसिक अवसाद वाला स्थिति हो जाता है। ऐसे इंसान कई बार कंफ्यूजन में रहता है कि वो सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, वो सबसे बड़ा स्पिरिचुअल पर्सन है, लेकिन ये 12 नंबर का केतु जो है उसका भी भ्रम करा देगा। उसे लगेगा दुनिया छोड़ के सिर्फ जो है स्पिरिचुअलिज्म में बिलीव करना है, लेकिन पता चला वो जो अपने पास कोई भी पैसा वगैरह होगा वो भी जीरो कर देगा, और पाई पाई का मोहताज बन जाएगा, और मेंटली बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड रहेगा। तो किसी का भी 6, 8 और 12 नंबर घर में अगर केतु है तो आप जो है थोड़ा सा उसको आगा जरूर करा देना
कि भाई आपको बीमारी होने का, बीमारी से भय और बीमारी होने का जो एक तरह का भ्रम होता है, वो भ्रम भी आपके पास रहेगा। तो इसीलिए उसको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो खासकर बात यहाँ पे है 6, 8, 12 तो मैंने कह दिया, लेकिन मानो साइन भी उसी के अकॉर्डिंग है। जहाँ चंद्रमा एक्जल्टेड होता है वहां का साइन हो गया ये 2 नंबर, तो भी बहुत प्रॉब्लम है, मेंटल इश्यूज होगा, है ना। केतु इसके साथ रह गया तो अगर ये 4 नंबर साइन हो गया तो चंद्रमा का घर में ही केतु रह गया। तो आपको ये देखना होगा जहां जहां पे केतु खराब कर सकता है वो साइन भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि केतु अच्छा कौन से साइन में होता है, 8 नंबर साइन में केतु अच्छा होता है ना। अगर 8 नंबर साइन में अच्छा केतु होता है तो कोई पूछेगा सर आप बताओ 8 नंबर लिखा हुआ है और केतु यहाँ पे हो गया, तो ये फॉर्मूला लागू होगा या नहीं। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला लागू होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था फॉर्मूला में, केतु जहां पे भी 6, 8 और 12 में रहता है तो किसी ना किसी तरीके का प्रॉब्लम, बीमारी, बीमारी का डर उस इंसान को सताता रहता है। तो आप केतु 8 में उसके एनर्जी को यूटिलाइज करोगे, अदरवाइज केतु 8 एक्सीडेंट भी प्रोवाइड करता है। केतु 8 आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा। इसका मतलब है बहुत रिच हो, बहुत पुअर हो जाओगे, आपका बहुत नाम फेम है, आपको कोई पूछेगा ही नहीं। एक टाइम में जाते हो ससुराल में बहुत रेस्पेक्ट मिल रहा है, आपको ससुराल में जाने के बाद कोई पूछेगा ही नहीं, आपको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे मानो आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। तो आपका मानसिक अवसाद होना कोई केतु से रिलेटेड, केतु जो है एक हिडन प्लैनेट है, तो जो बॉडी के पार्ट्स हमें दिखते नहीं है वो सारे केतु से रिप्रेजेंट होते हैं। आपके जो पेट से नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, वो भी केतु रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ये चीजें देखना है और इस प्रॉब्लम को समझना है, पहले से ही प्रिकॉशन लेना है अगर केतु 6, 8 और 12 में है। चंद्रमा अगर 11th में है तो कहते हैं चंद्रमा फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन 11th का बली चंद्रमा यानी 2 नंबर साइन में हो या 4 नंबर साइन में हो, ऐसे चंद्रमा यूजुअली इंसान को बहुत ज्यादा पैसा दिलाता है, धन का बहुत तमाम वृद्धि का कारण बनता है वो चंद्रमा, है ना। तो 2 नंबर में साइन में अगर चंद्रमा रह गया, 11th हाउस में रह गया, तो आप देखो डबल धन योग बन जाएगा। एक तो दूसरे नैसर्गिक हाउस में है, एक्जल्टेड है, और 11 नंबर हाउस है। तो जो धन योग का जो मैं हाउसेस बताता हूँ वो हमेशा 2, 5, 9, 11 है, और उसको भोगने वाला जो है हाउस है, तो इसीलिए फर्स्ट भी बाय डिफॉल्ट इंक्लूड हो जाता है। लेकिन आपको ये रूल याद रखना है, चंद्रमा इन द 11th हाउस, आपके पास खूब पैसा कमाने का योग है, और आपका परिस्थिति चाहे जैसा भी हो, फाइनेंशियली बहुत जल्दी आप ग्रो कर सकते हो अगर आप चंद्रमा का उपाय करते हो और चंद्रमा का शुभ फल के लिए आप प्रयत्न करते हो। ठीक है, ये भी एक रूल है। ऐसा ही एक रूल जो है आपका कि कोई भी प्लानेट अगर दोनों बहुत ही स्ट्रांग है और दोनों एक हाउस को ऑक्युपाई कर लेते हैं, ये रूल को समझना जरूरी है। बहुत ही स्ट्रांग प्लानेट है ना, तो कैसे करेंगे, 1 नंबर साइन है, इधर सन रख देते हैं और इधर मार्स रख देते हैं, दोनों स्ट्रांग हो गए, हाँ या नहीं। Yes, sir. सन एक्सल्टेड है और Sun मार्स का exalted है, Mars पर राशि है। अपने मूल त्रिकोण में है। मानो ये 4 नंबर साइन है, यहाँ पे जुपिटर रख दिए और यहाँ पे हमने मून रख दिया, तो बड़े सारे लोग कहेंगे गज केसरी योग बन गया जी। मून अपने हाउस में है, जुपिटर एक्सल्टेड है, बहुत ज्यादा खुश होना नहीं है। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, कभी कभी ना वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर को मिला के बेस्ट 11 बनाते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, बेस्ट 11 वर्सेस कोई एक टीम, और ये बेस्ट 11 वाला हमेशा हारते हैं। कारण क्या है, ये जो बेस्ट लोग होते हैं ना ये बड़े कॉम्पिटिटिव माइंड के होते हैं, और ये जो है बहुत ही ईर्ष्यालु प्रकृति के होते हैं। देखना 2 बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, दोनों का नॉलेज अच्छा है, दोनों बहुत अच्छा विद्वान है, लेकिन जब आप एक को पूछोगे दूसरे के बारे में, अरे उसको कुछ नहीं आता, वो तो कॉपी करके इधर उधर से पढ़ाता है, उसका क्या है। उससे पता है कि नॉलेजेबल हैं, कंपटीशन में एक दूसरे को हरा सकते हैं और दोनों ही अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दूसरे का किसी भी तरीके से बदनाम करना, अपमान करना, तो इसीलिए ये कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। इससे रिजल्ट एवरेज मिलता है, एवरेज, है ना, ये याद रखना है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज, है ना,
जब ज्यादा होता है चीजें खराब होता है, ज्यादा पानी हो जाए तो बाढ़ का स्थिति बन जाता है, बढ़ जाए तो इस तरीके का हालत होता है, अनाज ही नहीं मिलता। तो रिजल्ट इज एवरेज, है ना। सेम हाउस पे अगर दो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, अच्छे प्लैनेट बैठ जाएं तो हमेशा एवरेज रिजल्ट देते हैं। बहुत ही बढ़िया सूत्र है, उसको यूज करना है। इसीलिए एक्सेस एनर्जी के पीछे मत भागना, एवरेज एनर्जी के पीछे भागना। क्योंकि ये देखा जाता है क्लास के जो फर्स्ट टॉपर होता है, सेकंड टॉपर होता है, वो यूजुअली बड़े कम सैलरी वाले जॉब करते हैं, और जो फोर्थ फिफ्थ सेवेंथ पोजिशन रखते हैं वो लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करते हैं। स्टैटिस्टिक्स है ना। आपको देखना पड़ेगा, ज्यादा अच्छा नहीं बनना है, क्योंकि जो अच्छे बनते हैं बहुत ज्यादा, वो जंगल के सीधे पेड़ की तरह होते हैं। तो जब उनको कोई काटने आता है तो पहले टेढ़ा मेढ़ा पेड़ को छोड़ देते हैं। किसको काटते हैं पहले? हाँ जी, सीधे पेड़ को। सीधे पेड़ को। स्ट्रेट ट्रीज आर कट फास्ट। याद रखना है ये बात को, ये लाइफ में कॉमन सेंस बहुत ज्यादा काम में आएगा। तो ये 11th वाला मून के लिए हम बात किए थे। इसके लिए और एक बात, ये लाभ का हाउस है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मून रह जाने से खास करके लेडीज से आपको लाभ मिलेगा, बेनिफिट फ्रॉम वुमेन एंड गेन फ्रॉम वुमेन, है ना। तो इसका मतलब है किसी का 11th मून है, अगर वो बिजनेस में मौका मिले उसको पार्टनर ढूंढने का, दैट पर्सन शुड प्रीफर ए वुमेन पार्टनर। इन्वेस्टमेंट का मौका मिले, ही शुड टेक मनी फ्रॉम द लेडी। लेडी जो है किस्मत का कारक बनेंगे, है ना। तो इसीलिए ये भी एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है 11th हाउस का, मून वाला फॉर्मूला। लाभ किससे मिलेगा ये जानना जरूरी है। एक और मैं आपको बताता हूं कि जब भी किसी पाप ग्रह का दशा चल रहा है, पाप ग्रह बार बार हमने डिस्कस कर लिए हैं, अब वापस टाइम पे आते हैं। पाप ग्रह का दशा चल रहा है और पाप ग्रह को कोई अच्छा प्लानेट देख रहा है, अच्छा प्लानेट का दृष्टि है, तो बहुत ज्यादा घबराने वाला बात नहीं है। छोटे छोटे बात को देख के लोग घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है। जैसे मानो किसी का राहु का दशा चल रहा है, राहु 4th हाउस में है, 4th वाला साइन में, चंद्रमा के राशि में, तो पाप ग्रह है, उसका दशा चल रहा है, अंतरदशा चल रहा है। लोग आंखें बंद करके कहेंगे तुम्हें ना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन हम देखेंगे कि कहीं जुपिटर तो देख नहीं रहा है, कहीं मरकरी तो नहीं देख रहा है ना, कहीं वीनस तो नहीं देख रहा है। जितने ज्यादा अच्छा प्लैनेट्स देखेंगे उतना कम पाप प्रभाव होगा और उसका रिजल्ट नेगेटिव नहीं होगा। अगर दो देख लिए तो नेगेटिव है ही नहीं। अब मेरा जो है आज के डेट में राहु का अंतरदशा चल रहा है ना। आई एम रनिंग थ्रू राहु अंतरदशा एंड जुपिटर महादशा, है ना। तो राहु एक पाप प्लैनेट है, और राहु का जो नक्षत्र स्वामी है वो भी कोई अच्छा नहीं है ना। और राहु इज इन दिस साइन, 11th हाउस में है, ये मेरा लगन कुंडली है। और अभी मेरा जो महादशा चल रहा है योगिनी महादशा के हिसाब से, आई एम रनिंग थ्रू द डेंजरस महादशा, दैट इज कॉल्ड संकटा महादशा। किसी का भी अगर ये महादशा चल रहा है, ये प्रेडिक्शन याद रख लेना, इसका 2 पार्ट होता है, 4 साल प्लस 4 साल, है ना। ये लास्ट वाला पार्ट सबसे खतरनाक होता है, 8 साल वाला जो है। 4 साल वाला पहला जो शुरू होता है वो ठीक है, लेकिन ये लास्ट का 4 साल है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट पीरियड। तो आप योगिनी दशा भी एस्ट्रोसेज के ऐप में पा जाओगे, चर दशा है, योगिनी दशा है, तो उसमें एक 8 साल का दशा है, उसमें जो दशा सिस्टम है 1 से लेके 8 तक है ना। मंगला पिंगला से भ्रामरी, तो जुपिटर का दशा भी उसमें है, शुक्र का दशा भी है, कुल का दशा भी है। तो हम कभी उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें जो 8 साल वाला दशा है उसका दशा का नाम संकटा दशा है, यानी ये राहु का दशा है। और उसमें विकटा दशा कहते हैं उसके लास्ट वाले 4 साल को। तो मैं उसी दशा के थ्रू अभी जा रहा हूँ, है ना। लेकिन ये जो है कोई नुकसान अभी तक पहुंचाया नहीं है, एंड आई हैव गेन्ड ए लॉट ऑफ मनी ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो मेरा इनकम था ये लास्ट 1-1.5 साल में लगभग 3 गुना हो गया है। और मैं इसीलिए इसको कहता हूँ क्योंकि ये जो राहु है उसका पोजीशन कई तरीके से काम करता है। जैसे मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ ये कैसे काम करता है। अब ये राहु तो खराब है,
लेकिन राहु जो है बुध के राशि में जब भी रहता है तो अच्छा फल देता है। अब उसको कौन देख रहा है? तो आप देखोगे राहु को अभी इसमें कोई नहीं देख रहा है, दशा चल रहा है राहु का। लेकिन अभी राहु का स्थिति कौन सा है, कोई बताएगा मुझे कहाँ पे है राहु? एनीबॉडी यू कैन से? Sir, Rahu is in Aquarius. राहु इज इन एक्वेरियस, गुड। 8 9 10 11 यहाँ पे है ना राहु, जी सर। ठीक है। अब इस राहु के ऊपर दृष्टि संबंध हम देखेंगे, राहु यहाँ पे है। तो आप नेटाल चार्ट में जो भी प्लैनेट्स होते हैं उधर देख लो। तो यहाँ पे नेटाल चार्ट में शनि है, तो एक तो शनि का दृष्टि है आज के डेट में इस राहु के ऊपर, है ना। ऐसे ही आप जब जुपिटर का हाथ देखोगे तो जुपिटर जो है यहाँ पे है, तो देखो जुपिटर का दृष्टि पड़ रहा है क्या, हिसाब करके बताओ। 3 Yes 3 sir, 6 ninth 3 दृष्टि। हो गया ना। तो जी। इसीलिए मेरे को अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, जुपिटर का दृष्टि संबंध हो गया यहाँ पे। ओके, तो आपको ये तमाम चीजें समझना पड़ेगा। और लाइफ में जब भी कोई आपको नेगेटिव बोले ना, आप कहना नहीं जी फलाने सूत्र में पॉजिटिव है। जो ढूंढोगे आपको वही मिलेगा, है ना। जो भगवान को ढूंढते हैं तो उनको भगवान मिल जाते हैं, और जो पैसा ढूंढते हैं उनको पैसा मिल जाते हैं। आपको ये समझना है, प्लैनेट्स जो है सबसे पहला एनर्जी का जो सोर्स है कौन है? हु आर द सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन एस्ट्रोलॉजी? Sun and moon. सन एंड मून। तो रियल वाला तो है सन, है ना, सन। लेकिन मून का भी एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वो दोनों आंखें हैं। सूर्य आपका दाएं आंख है और चंद्रमा आपका बायां आंख है ना। तो आप देखते कैसे हो? सूर्य और चंद्रमा के थ्रू। तो आप जो चीज देख रहे हो, आप देख रहे हो कि भाई मेरा राहु का दशा चल रहा है, तो आपको लग रहा है कि राहु का दशा नेगेटिव है, मुझे नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। लोग केतु के दशा में कहते हैं मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है केतु के दशा में। क्योंकि आप जो देख रहे हो ना, आप अपना चार्ट नहीं देख रहे हो, एक्चुअल में आप किसके थ्रू देख रहे हो? आप सूर्य के थ्रू और चंद्रमा के थ्रू देख रहे हो, आपके आंखों के थ्रू। ज्योतिष भी आपका जो है आंखें हैं, है ना। ज्योतिष जो है आंखें हैं। भविष्य को देख लेते हो, किसी के पास्ट को देख लेते हो। तो आप जो देख रहे हो आपको वही मिलेगा। जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव होता है तो आपको पॉजिटिव चीजें दिखाई देता है ना। और जब आपका माइंडसेट खराब है तो आपको हमेशा नेगेटिव चीजें ही दिखाई देता है। जो जेल में बंद है और उसका सोच पॉजिटिव है, तो उसको जेल से जो खिड़की खुला हुआ है जहां से सूर्य का रोशनी आ रहा है वो दिखाई देता है। और जेल में बंद है लेकिन नेगेटिव से भरा हुआ है, तो उसके जेल का दीवारें ही दिखाई देता है, लाइट तो दिखता ही नहीं है। तो पहला तो मैं हमेशा कहता हूं, देखने का नजरिया बदल दो और उसके बाद कर्म करो। कर्म तो करना ही पड़ेगा। सूर्य हैं, ग्रहों का राजा हैं, लेकिन सुबह से शाम तक वो चलते रहते हैं, दिन बनाते हैं, दिवाकर उनका नाम है। वो खुद नहीं रुकते हैं। हवा है बहता रहता है, पानी है बहता रहता है। ऐसा कौन सा एनर्जी है जो एक जगह पे रुका रहता है? कोई भी नहीं, सारे प्लानेट मूव करते हैं। तो आपको जो एनर्जी देने वाले प्लानेट है वो अगर मूव कर रहे हैं, शनि का मन नहीं है मूव करने का। डेस्पाइट दैट शनि जो है बड़े धीरे 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 30 साल में चक्कर लगाते हैं, लेकिन चलते रहते हैं, कहीं रुकते तो है नहीं। तो इसीलिए आप भी एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहला फॉर्मूला ये जान जाओ कि रुकने का मतलब है कि आप अपना प्लानिटरी एनर्जी को बर्बाद कर रहे हो। पूरा दिन आपके पास 24 घंटा है, मेरे पास भी 24 घंटा है। अब दिन का जो कारक प्लानेट है वो सूर्य है, जो आपके भाग्य का कारक प्लानेट है वो शनि है। तो ये कर्म के बारे में बताएंगे, ये दिनचर्या के बारे में बताएंगे। तो आपके पूरे दिन में कितना कर्म करना है, क्या करना है, वो आपके ऊपर डिसाइड करना है। जो कर्म ही नहीं करता है और वो सोचता है कि उसके लाइफ में कुछ ना कुछ हो जाए, तो ये भाग्य है। कर्म से 12 नंबर घर, है ना। कुछ कर्म नहीं करोगे और सोचोगे कि आपका भाग्य हो जाए। तो हम जैसे कुछ खाना खाते हैं तो उसका असर कहाँ पे दिखता है? उससे 12th हाउस में। खाने का हाउस जो है सेकंड है। अच्छा खाना खाओगे तो आपका हेल्थ बढ़ता है। तो ऐसे ही अच्छा कर्म करोगे तो आपका भाग्य बढ़ेगा। बिना कर्म के जो भाग्य को बढ़ाने वाला बात कर रहा है वो एक्चुअल में खुद भी अपने साथ नाइंसाफी कर रहा है और वो एस्ट्रोलॉजी को भी बदनाम कर रहा है। जो लोग लाइफ में कुछ भी नहीं किए हैं
और वो एस्ट्रोलॉजी को सोच रहे हैं रिडिक्यूल करके, मजाक उड़ा के कुछ ना कुछ हासिल कर लेंगे, तो अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं और अगले जन्म में उनको फिर से मूर्ख बनना पड़ेगा। तो यही टाइम है, पास्ट को भूल जाओ, अपना जो है कर्मा कर लो। तो कोई पूछेगा क्या कर्म करना है, तो आप देखो दुनिया में सबसे बड़ा कर्म क्या होता है? सबसे बड़ा जो कर्म होता है वो माँ का होता है ना। किसी को जीवन देना, किसी का जीवन को जीने लायक बनाना, वो दोना जो है माँ ही शुरू करता है। माँ के बिना असंभव है वो चीजें। तो जो जन्म नहीं दिया है आपको, लेकिन आपको उस तरीके का जीवन दिया है जिसके वजह से आप चलने फिरने का लायक बने हो, वो भी माँ ही होती है। अब सोचो, अगर माँ ही है सबसे बड़ा कर्म का मालिक, तो कहाँ एग्जल्टेड होती है? चंद्रमा, सेकेंड हाउस में। इसका मतलब है जो आपके लिए खाना दिलाने का काम करती है, जो आपको बोलना सिखाती है, जो आपको किसी परिवार का हिस्सा बनाती है, अपना हिस्सा बनाती है, वो यहाँ एग्जल्टेड होती है सेकेंड हाउस में, चंद्रमा। अब ये सेकेंड हाउस में एग्जल्टेड जो प्लैनेट है, आपका मन जितना अच्छा होता है, जितना कोमल होता है, जितना शांत होता है, जितना पॉजिटिव होता है, उतना ही अच्छा आपका पर्सनालिटी होता है। और यहाँ पे कौन एग्जल्टेड होता है? सूर्य। तो चंद्रमा का एनर्जी जो है सूर्य को बढ़ाता है, सूर्य का पावर बढ़ाता है चंद्रमा का एनर्जी। इसका मतलब है आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, मर्यादा बढ़ेगा, जब आपका ये सेकेंड हाउस स्ट्रांग होगा। इसके ऊपर जितना अच्छा काम करोगे, तो कैसे स्ट्रांग होगा? कोई नहीं है, गुड इनकम सोर्स, है ना। पैसा नहीं कमा रहे हो, तो चंद्रमा कहाँ से अच्छा होगा? क्योंकि चंद्रमा जो है इंदु है, इंदु, है ना। इनकम, इंदु का मतलब हो गया जो आपको पैसा दिलाने का काम करे। तो लगन, हिंदू लगन मैंने उसका वीडियो बनाया है, आपको शेयर किया है, तो वहां से शुरू होता है। तो चंद्रमा अच्छा होगा। तो जो कर्म नहीं करते हैं उनका चंद्रमा खराब होता है। तो चंद्रमा कहाँ पे खराब होता है? जब चंद्रमा अच्छा होगा तब भी आपको ट्रांसफॉर्म करता है, चंद्रमा जब खराब होता है तब भी ट्रांसफॉर्म करता है। आप अच्छे मकान में पैदा हुए, घर में पैदा हुए, प्रॉपर्टी, पैसा सब कुछ है, चंद्रमा आपका खराब हो गया तो आप लास्ट में पॉपर बन जाओगे, भीख मांगने का स्थिति आ जाएगा, सारा कुछ बेच बाच दोगे आप। और अगर चंद्रमा बहुत ही खराब है और आपने सेकेंड हाउस पे काम किया, तो भी ट्रांसफॉर्म होगा, यू विल बिकम ए रिच पर्सन। तो बहुत सारे जीरो से हीरो वाले जो स्टोरी हैं, वो सारे इसी स्टोरी से आते हैं। अब देखो आपका सूर्य अच्छा हो गया, यह भी गुड पर्सनालिटी। आप हो, आप किसी को कुछ वादा करते हो तो उसको फुलफिल करते हो, आपके अंदर घमंड कम है, तो आपका वीनस एक्सल्टेड होता है, दुनिया का सारा सुख सुविधा मिलता है आपको। अब जब राजा बन जाते हो तो सबसे पहले आपको एक अच्छा रानी मिलती है ना। सम्राट बनते हो तो साम्राज्ञी मिलती है, और ये वीनस एक्सल्टेड है, यानी सबसे बढ़िया गाड़ी, बढ़िया घर, लग्जरियस होटल, ब्रांडेड कपड़ा, जो भी अच्छा चीज आप सोच सकते हो, तो सूर्य ट्रिगर करता है वीनस को। अब वीनस अच्छा हो गया तो आपका गेन डेफिनेटली अच्छा होगा, क्योंकि लाइफ में और गेन क्या हो सकता है? जब एक्सल्टेड वीनस है का मतलब है लाइफ में सब कुछ भोगने के बाद आप स्पिरिचुअलिज्म के वर्ल्ड में जाते हो, आप डोनेट करते हो, अजीम प्रेम जी की तरह। हम सदियों तक पैदा होके जितना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं, उससे ज्यादा ये डोनेट कर देते हैं, 1,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़। तो आप तभी जाके लग्जरियस लाइफ जीते हो जब आपका डोनेशन का कैपेबिलिटीज बहुत बढ़ जाता है। इसका मतलब आपका गेन ही उससे ज्यादा है। अब ये गेन हाउस तभी मिलेगा जब आप कर्म करोगे। अच्छा गेन पाने के लिए आपको जो है अपना कर्म को बढ़ाना होगा, और अगर कर्म अच्छा होगा तो आपका भाग्य बढ़ेगा। तो ये सारे ऐसे उल्टा चलते हैं। अच्छा खाने से बॉडी अच्छा होता है, हेल्थ अच्छा होता है, माइंड स्ट्रांग होता है। अच्छा पर्सनालिटी होने से आप लग्जरी पाते हो, आपके पास ऑटोमेटिक शादी के रिश्ते आएंगे, अच्छे रिश्ते आएंगे, बड़े बड़े होटल में आपको ठहराया जाएगा, बड़े बड़े गाड़ियों में घुमाया जाएगा। वीनस अच्छा होगा तो अल्टीमेटली आपका हर तरीके का गेन होगा। पहले तो सोशल गेन, हर कोई रिकॉग्नाइज करेगा, आपके बारे में बात करेगा, क्या बढ़िया कपड़ा पहना है, क्या बढ़िया पर्सनालिटी है, कितने ज्यादा लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, सारा विशेष इनका पूरा हो रहा है, इनके लाइफ में कोई कमी नहीं है। 11th अच्छा है आपका, एक बहुत बढ़िया जॉब है आपका, बिजनेस है। 10th हाउस अच्छा है क्योंकि आपका इनकम उसी के अकॉर्डिंग है। ये दोनों ऐसे लगे हुए हैं। तो कर्म से भाग्य,
बहुत ज्यादा अच्छा कर्म किए हो तभी आपका भाग्य अच्छा है। अभी बहुत अच्छा कर्म करोगे तो नेक्स्ट बर्थ में आपका जो है वो भी कर्म आपका अच्छा होगा। यू विल हैव वेरी गुड चिल्ड्रेन, यू विल ऑल्सो प्रोस्पर इन लाइफ। जो भी प्लान करोगे इम्प्लीमेंट करोगे, जुकर वर्क टाइप का, है ना। +3 में ही बना लोगे इतना बड़ा कंपनी कि आप चाहे ब्लू टी शर्ट ही पहनो, लेकिन दुनिया आपके नाम पे हमेशा कहेगा क्या इंसान है। तो आप देखो, हमें लगता है कि सारे एस्ट्रोलॉजी जो है ना सिर्फ कुछ टोटका है, कुछ फॉर्मूला है, कुछ नियम है जिसको हम यूज करेंगे, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का सबसे पहला नियम है जो आपको रिजल्ट दे रहे हैं ना वो भी ठहरते नहीं है, वो चलते रहते हैं एक जगह से दूसरे जगह, एक हाउस से दूसरे हाउस। तो आप कोई भगवान तो हो नहीं कि एक ही जगह पे बैठे रहोगे। आपको करना पड़ेगा, आपको उन हाउसेस को एक्टिवेट करना पड़ेगा। और ये रूल जो है जो हमने डिस्कस किया है, ये तमाम रूल किसी भी साइन के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ये उसके लिए स्ट्रांगली एप्लीकेबल होगा जहां पे वो प्लैनेट हाउस वाइज और आपका साइन वाइज दोनों केस में वो स्ट्रांग होगा। तो आपको उतना मैं बता देता हूं, एक भाव अच्छा होना और नहीं होने का रिजल्ट, और फिर सूर्य चंद्र की तरह आप उसको देखोगे, है ना। तो मेरा पहला रिक्वेस्ट आप लोगों को है कि पहले तो लाइफ में पॉजिटिव देखने का आदत डाल दो, सूर्य और चंद्रमा को ठीक करो। अच्छा चीज जब देख पाओगे तो आपके लाइफ में फाइनेंशियल गेन और स्टेटस का गेन दोनों ही होगा, और ये जब होंगे तो आपको हर लग्जरी मिलेगा। तो अच्छा देखने का क्या मतलब है, आपने देखा एक इंसान जो है 4 क्वालिटी उसके अच्छे हैं और 2 क्वालिटी खराब है ना। तो आप अगर अच्छा इंसान हो तो आप फोकस कहाँ पे करोगे, उसके अच्छे क्वालिटीज पे। अगर बुरे क्वालिटी पे फोकस किए तो आप क्या करोगे, आप डिस्कस करोगे, है ना। अरे वो इंसान ना लालची इंसान है, वो इंसान ये करता है, 4 चीजें और मिला के बोलोगे। तो बोलने के लिए आपको कौन सा हाउस का एनर्जी यूज करना पड़ेगा, 2 नंबर हाउस। इसका मतलब है आप 2 नंबर हाउस के एनर्जी को खराब कर दिए किसी के बारे में बुरा बोल के। सच बोलने से भी अगर किसी का बुराई कर रहे हो तो आपका सेकेंड हाउस एफ्लिक्टेड हो जाता है। तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, आपके जो रनिंग केस है ना, जो कैश आपके पास होना चाहिए वो कम हो जाएगा, है ना। तो जो लोग जितना दूसरों का आलोचना करते हैं, जितना दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, जितना दूसरों के बारे में तरह तरह के बात बना के मार्केट में सर्कुलेट करते हैं, उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस करना ही करना है। ये चीजें आपको याद रखना है। तो इसीलिए पहले तो आदत डाल दो अच्छे चीज देखा। कोई फॉर्मूला के अंदर कुछ भी खराब है, आप देखो उसका नीच भंग हो रहा होगा, कोई प्लानेट का दृष्टि आ रहा होगा। प्लानेट का दृष्टि आ नहीं रहा है तो कोई दशा तो होगा जो साथ में चल रहा होगा, लेकिन वो अच्छा दशा होगा। चाहे आपका विंशोत्तरी दशा नहीं चल रहा है तो योगिनी दशा में देख लो, योगिनी दशा सही नहीं चल रहा है चर दशा देख लो, तीनों दशा सही नहीं चल रहा है तो आप जाके टाइम्स ऑफ इंडिया देख लो, टाइम्स ऑफ इंडिया में अच्छा नहीं दिया है हिंदू देख लो, किसी ना किसी पे कुछ ना कुछ अच्छा दिया होगा, उस अच्छा को देखो। आप देखना जीवन बदलते देर नहीं लगता। और मैं आज आपको जो भी बता रहा हूँ ये सारे मैं प्रैक्टिकली कर रखा हूँ, और मैं ये जानता हूँ एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग जो मेरा दशा चल रहा है वो दशा हर किसी के बस का नहीं है कि उसको डील कर ले। जो सबसे डिफिकल्ट दशा होता है ये वही दशा है, क्योंकि मैंने आपको एक दिन बोला था जो 11th का स्वामी बनता है वो बहुत मारक होता है, डिफिकल्ट प्लानेट होता है ना। तो राहु 11th में बैठा हुआ है, राहु जहां बैठता है स्वामी की तरह बिहेव करता है। उसके बाद जिसका संकटा दशा चल रहा है, विकटा दशा चल रहा है, उसमें उसका अंतर्दशा भी चल रहा है संकटा का, तो समझ आओ दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू ए वेरी नेगेटिव फेज। तो ये तमाम चीजें आप जोड़ दो और उसके बाद आप अगर समझ जाओ, गुरु पूर्णिमा में आपके लिए इससे अच्छा भेंट हो ही नहीं सकता है। इसीलिए आपके आंखें ठीक कर लो पहले, हैव गुड विजन। एस्ट्रोलॉजी में भी कहीं पे खराबी है तो आप अच्छा चीज को देखो। और ऐसा याद रखो, किसी भी देव का पूजा जब करते हो, चाहे विष्णु जी का पूजा करो, चाहे आप
शिव जी का पूजा करो। इनका रिजल्ट हमेशा लेट मिलता है, क्योंकि हम लोग बचपन में जब भी कोई चीज का जरूरत होता था ना, तो हम पहले मम्मी को बोलते थे। मम्मी को बोलना आसान होता था, घबराहट नहीं होता था। और हमारे जमाने में जब पिता को बोलते थे पापा पिकनिक के लिए पैसा चाहिए, कपड़ा चाहिए, तो बिना बात के पता नहीं पिताजी क्या करते थे, हमारे गाल का टेम्परेचर बढ़ जाता था, है ना। आदत होता था, आजकल उतना होता नहीं है, लेकिन वो पहले होता था। माँ को अप्रोच करना हमेशा आसान होता है। तो इसीलिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज आपको बता रहा हूँ। जब भी आपको रिजल्ट चाहिए, इंस्टेड ऑफ वर्शिपिंग एनी लॉर्ड, जो भी गॉडेस को आपको अच्छा लगता है, माँ का हर रूप होता है, लेकिन माँ जो है माँ होता है ना, माँ माँ होती है। तो यू ट्राई टू वर्शिप एनी डेटी, आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा। राहु केतु के लिए, केतु को गणेश जी का पूजा कहते हैं। राहु के लिए लोग कहते हैं कि आप जो है माँ सरस्वती का पूजा करो। मैं कहता हूँ राहु के लिए भी माँ सरस्वती का पूजा करो, और केतु के लिए भी आप जो है माँ छिन्नमस्ता का पूजा करो, माँ दुर्गा का पूजा करो, माँ लक्ष्मी का पूजा करो। आपको हर चीज पहले मिलेगा। और आपको ऐसे समझना है कि सबसे पहला जो हाउस है जिसका हमें रिमेडी करना चाहिए, वो है हमारा सेकेंड हाउस। जब भी आप फाइनेंशियली ग्रो करते हो, तो आपको अल्टीमेटली 50 चीजों का जो है ना बेनिफिट मिलता है। एंड सेकेंड हाउस इज गुड, तो आपके जो रिश्तेदार है वो भी आपको रेस्पेक्ट करेंगे, आपका जो स्पाउस है वो भी आपको रेस्पेक्ट करेगी, है ना। आप कुछ करना चाहते He's waiting in the waiting room, sir. Sorry to interrupt you. Aditi हो, ma'am अंदर आना चाह रही हैं, sir. अदिति मैम। Thank you, sir. अदिति मैम, यहाँ पे है ना। तो ये जो है हमारे सूत्रों के बारे में, और ये सारे सूत्र जो हैं वराह मिहर के द्वारा दिया गया कई सारे कलेक्शंस है, और इसको एक्सप्लेन भी करने का मैंने कोशिश किया है। और ये आप चार्ट में देखिए, आपको 90% सूत्र जो है एप्लीकेबल लगेगा। और अगर नहीं है, तो इंसान जो है जो रिक्वायर्ड कर्म है वो नहीं कर रहा है। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ओए व्हेनेवर टू स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स आर सिटिंग टुगेदर, तो किसी तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। किसी को पूछना है तो आप क्लास। Good evening, sir. Sir, can you hear me, sir? Hello.